सब्सक्राइब कीजिए स्टे अपडेटेड चैनल को और वीडियोज की नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये हम लोग का सेकंड वीडियो है और कंप्यूटर फंडामेंटल्स का ये जो है 7th वीडियो है। ऑपरेटिंग सिस्टम खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बड़ा सेगमेंट है। इसको जो है हम लोग पार्ट वाइज समझेंगे ताकि चीजें जो है आपको अच्छी तरह से और बारीकी से समझ में आए। ऑपरेटिंग सिस्टम में आज हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, किस तरह से उसके फंक्शंस हैं, इवोल्यूशन क्या है, टाइप्स क्या है, GUI CUI के बारे में बात करेंगे, एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग जो है कंसंट्रेट करके बैठ जाइए, ईयरफोन लगा के इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिए। आपको सारी चीज़ें जो है ईजिली समझ में आएंगे, आप चीज़ों को अच्छी तरह से पकड़ पाएंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में एक पूरा कंप्लीट पैकेज है। तो अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और किस तरह से उसके फंक्शंस क्या काम करते हैं, इसको पहले हम लोग समझते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर व्हिच मैनेज द हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड द सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अस इंटरफेस वेयर ए यूजर कैन वर्क एनी टाइप ऑफ वर्क। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो जो हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है एज वेल एज सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को जो मैनेज करता है। हार्डवेयर में चाहे आप कीबोर्ड को ले लो या माउस को ले लो या मॉनिटर को ले लो, कोई भी हार्डवेयर, प्रिंटर को बात करें तो कोई भी हार्डवेयर को मैनेज करने का काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। एक कंप्यूटर स्टार्ट करने से लेके फ्रॉम बूटिंग टू टिल शटडाउन, जितने भी एक्टिविटीज कंप्यूटर के अंदर होते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर होते हैं, वो सभी चीज को मैनेज करने का काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओवरऑल आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पे एक यूजर जो है एक इंटरफेस मिलता है जहां पे यूजर अपना काम जो है कर पाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कोई भी एक्टिविटी जो है आप कर नहीं सकते, कुछ भी टास्क जो है वहां पे परफॉर्म नहीं कर सकते। अब इसके हम लोग फंक्शंस के बारे में जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है। तो जैसे कि देख सकते हैं मैंने काफी सारी फंक्शंस जो है लिख रखी हैं, एक करके जानते हैं कि क्या क्या फंक्शंस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का है, क्या क्या टास्क जो है ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। सबसे पहला है IO मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। इनपुट आउटपुट में जो है कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस, चाहे वो माउस की बात करें, कीबोर्ड की बात करें, प्रिंटर की बात करें या एक USB की बात करें, कोई भी अगर इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है कनेक्टेड है CPU बॉक्स में तो उसको चेक करने का काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, वो सही से कनेक्टेड है कि नहीं। जब भी कंप्यूटर बूट करता है तो वो पहले ही चेक कर लेता है कि कोई भी IO डिवाइस जो है सही से कनेक्टेड है कि नहीं। अगर वो सही से कनेक्टेड नहीं है तो वहां पे एक एरर मैसेज जो है आ जाता है। जैसे ही आप पेन ड्राइव इंसर्ट करते हैं, अगर वो पेन ड्राइव सही से इंसर्ट भी नहीं हुआ है तब भी एक एरर मैसेज आ जाता है कि IO डिवाइस इज नॉट कनेक्टेड, नॉट प्रॉपर्ली कनेक्टेड। तो वो मैनेज करने का काम, वो चेक करने का काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। दूसरा यहाँ पे है डिवाइस ड्राइवर। कोई भी सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए हम लोग को जो है एक ड्राइवर की जरूरत होती है, चाहे वो ग्राफिक्स की बात करें, चाहे वो ऑडियो की बात करें, चाहे वो विजुअल्स की बात करें, या चाहे हम लोग एक्स्ट्रा एक मेमोरी लगाए हैं। और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसको रन करने के लिए हम लोग को एक ड्राइवर की जरूरत होती है। तो उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे डिवाइस ड्राइवर। कोई भी डिवाइस, जैसे कि हम लोग एक प्रिंटर कनेक्टेड किए हैं, अब उस प्रिंटर के लिए हम लोग को एक एक्स्ट्रा ड्राइवर की जरूरत पड़ती है जो ऑलरेडी मौजूद वहाँ पे CPU में नहीं रहता या ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं रहता है, तो उसको हम लोग को लोड करना पड़ता है। उस ड्राइवर को मैनेज करने का काम भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो डिवाइस ड्राइवर को मैनेज करने का काम भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तीसरा यहाँ पे है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में रैम की बात करें, यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी की नहीं, रैम की बात करें तो रैम को मैनेज करने का काम कि इतना हम लोग को रैम कैपेसिटी दिया गया है। सपोज आपके सिस्टम में 4 GB का रैम है तो वहां से उसको कितना यूज करना है, किस किस टास्क को उस रैम में वहां पे बैठाना है, उसके लिए एक और मेमोरी दिया जाता है, कैश मेमोरी दिया जाता है। कैश मेमोरी में भी कितना मेमोरी उसको यूज करना है, कितना फ्री रखना है स्पेस, ये सभी चीज मैनेज करने का काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट काम कि कौन से जॉब को पहले शेड्यूल किया जाए, कौन से जॉब को बाद में शेड्यूल किया जाए, कितना मेमोरी उसको प्रोवाइड किया जाए, ये सारे चीज़ों का काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है शेड्यूलिंग जॉब, जिसको बोलेंगे CPU शेड्यूलिंग। CPU शेड्यूलिंग में देखा जाता है कि कौन सा टास्क पहले आया है, किसको कितना हम लोग को CPU देना है, कितना टाइम अलॉट करना है, कितना टाइम में वो जो है रेडी स्टेट में जाए, कितना टाइम में वो आए, वो सभी चीज़ जो है मैनेज करने का काम CPU शेड्यूलिंग का होता है। CPU शेड्यूलिंग जो है एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, इसको किसी और एक सेगमेंट में हम लोग इसको समझेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ इतना जानिए कि हर टास्क के लिए एक टाइम अलॉटेड होता है, उस टाइम में उसको दिया जाता है कितना मेमोरी में, कितना रेस्पॉन्स टाइम में वो जल्दी खत्म हो जाए। ये काम जो है शेड्यूल करना काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है।
कि कौन से टास्क कौन से जॉब को पहले शेड्यूल किया जाए, उसके बाद किसको प्रेफरेंस दिया जाए, ये जो है मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है कंट्रोलिंग नेटवर्क। चाहे आप किसी वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड है या मोबाइल के थ्रू कनेक्टेड है, एक कंप्लीट नेटवर्क को जो है मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। आपका कंप्यूटर जो है मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटेड में है, या फिर वो किसी और पीसी के साथ कनेक्टेड है, या फिर वो लैन के साथ कनेक्टेड है, ये सभी चीज़ों का काम मैनेज करने का काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे हार्डवेयर की। तो कोई भी हार्डवेयर, नया हार्डवेयर आता है, जैसे कि मान लीजिए आप स्कैनर अटैच कर रहे हैं या कोई एक प्रिंटर अटैच कर रहे हैं, तो उस हार्डवेयर को भी मैनेज करने का काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो हर हार्डवेयर डिवाइस को, अगर आप कोई भी हार्डवेयर डिवाइस को यूज कर रहे हैं या यूज करना चाहते हैं, उसको डिवाइस ड्राइवर के थ्रू यूज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, ताकि वो यूजर को सही तरीके से मिले और इस यूजर जो है उसको सही तरीके से यूज कर पाए। तो ये सब जो है फंक्शंस है, दीज आर द फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे हम लोग इवोल्यूशन के बारे में, इवोल्यूशन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, टाइम चेंज होता गया, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी काफी चेंजेस जो है आते गए। हर बार ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ नया देखने को मिला, एक नया लुक देखने को मिला, नया परफॉर्मेंस देखने को मिला, प्लस स्पीड देखने को मिला, प्लस यूजर जो है रेस्पॉन्स टाइम अच्छी तरह से मिलने लगा, प्लस क्विक टाइम मिलने लगा, साथ में मल्टी प्रोसेसर जो है चेंज होने लगा कि टास्क जो है बहुत ही स्मूथ हो गया, प्लस बहुत ही क्विक हो गया। तो टाइम जैसे जैसे बीतता गया, हर चीज़ जो है थोड़ी सी डेवलप होती गई और चीज़ें जो है और भी यूआई जो है बेटर होते गया, एक्सपीरियंस जो है अच्छी तरह से मिलने लगा। तो हम लोग ये यहाँ पे देखते हैं कुछ इवोल्यूशन के बारे में, डिफरेंट इवोल्यूशन के बारे में देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। सबसे पहला यह बात करेंगे हम लोग बैच सिस्टम के बारे में। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत पहले यूज होता था। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है कि वन जॉब एट ए टाइम होता था और प्रेफरेंस दिया जाता था कि कौन सा जॉब, जैसे हम लोग बात करें थे अभी सीपीयू शेड्यूलिंग की, तो कौन सा जॉब पहले आया है, जो जॉब पहले आया है प्रेसिडेंस के आधार पर उसी को पहले टास्क परफॉर्म करने दिया जाता था, और वहीं जो है वो जब तक फिनिश नहीं हो जाता था सेकंड जॉब जो है वो शेड्यूल में रहता था, और सेकंड जॉब तब स्टार्ट होगा जब फर्स्ट जॉब फिनिश हो जाता था। अब बैच को अगर सिंपल वे में बोले, मान लीजिए आप कहीं पे ट्यूशन गए हुए हैं, तो वहाँ पे कुछ 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, वो पहला बैच है। अब जब तक वो बैच ओवर नहीं हो जाता आप वहाँ पे एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ऑलरेडी बैच चल ही रहा है, और जब वो बैच एंड हो जाएगा फिर आप उसके बाद जो है एंटर कर पाइएगा, या फिर आप नेक्स्ट बैच में आ रहे हैं। तो उसी तरह से जो है सीपीयू में भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में भी काम है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में भी वही है कि जब तक फर्स्ट बैच जो है खत्म नहीं होता, फर्स्ट जॉब जो है खत्म नहीं हो जाता, तब तक नेक्स्ट जॉब जो है एंटर नहीं कर पाता है, वो शेड्यूल में रहता है। तो इसको बोलते हैं वन जॉब एट अ टाइम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे मल्टी प्रोग्राम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ये एक्सटेंशन है जो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का। यहाँ पे आप यूजर व्यू जो है वो अच्छी तरह से मिलने लगा। अब मल्टी प्रोग्राम्ड बैच सिस्टम में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हो गया कि सीपीयू कभी भी आइडल नहीं होता। मान लीजिए आप एक प्रिंटिंग वर्क कर रहे हैं, आईओ वर्क कर रहे हैं, तो साथ में प्रिंटिंग भी चल रहा है, साथ में आप दूसरा सीपीयू में काम भी कर पा रहे हैं, डेस्कटॉप पे कुछ काम भी कर पा रहे हैं, यानी कि इनपुट आउटपुट टास्क के साथ आप दूसरा टास्क भी परफॉर्म कर पा रहे हैं। बैच सिस्टम में क्या आता है कि वन टास्क एट अ टाइम, अब वहां पे वन जॉब ही कर पाते थे, वन जॉब सीपीयू परफॉर्म कर पाता था, बट यहाँ मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या हो गया कि कोई भी बोथ टास्क आप इजीली कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट का टास्क भी कर पा रहे हैं, साथ में आप डेस्कटॉप में कुछ और भी काम जो है कर पा रहे हैं। यहाँ पे प्रिंटिंग भी चल रहा है, यहाँ पे और भी कुछ टास्क जो है आप परफॉर्म कर रहे हैं। तो सीपीयू जो है वहां पे कभी भी आइडल नहीं हो जाता, सीपीयू जो है हमेशा जो है बिजी रहता है और डिफरेंट टास्क जो है आप एट अ टाइम परफॉर्म कर पा रहे थे। तो दैट इज मल्टी प्रोग्राम बैच सिस्टम। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे टाइम शेयरिंग सिस्टम के बारे में। तो टाइम शेयरिंग जो है वो एक्सटेंशन है आपका मल्टी प्रोग्राम बैच सिस्टम का। मल्टी प्रोग्राम को जब एक्सटेंड किया गया तो वो टाइम शेयरिंग में हो गया। अब टाइम शेयरिंग में क्या है, वहां पे सीपीयू को बिजी रखा गया, साथ में सीपीयू का रेस्पॉन्स टाइम को कम किया गया। और मल्टी प्रोग्राम में क्या था कि सीपीयू का यूजेस को देखना था, सीपीयू का यूजेस को बढ़ाना था कि सीपीयू आइडल नहीं रहे और सीपीयू जो है हमेशा टास्क परफॉर्म करते रहे। बट टाइम शेयरिंग में क्या हो गया, टाइम में डिवाइड हो गया, टाइम स्लॉट में डिवाइड हो गया, तो सीपीयू का जो रेस्पॉन्स टाइम था वो कम हो गया। तो इसका मेन पर्पस था कि सीपीयू का रेस्पॉन्स टाइम को कम करना। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के बारे में। जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, प्रोसेसर जो है कोर प्रोसेसर आते गए, मल्टी प्रोसेसर आते गए। तो मल्टी प्रोसेसर आने से क्या हो गया कि टाइम जो है वो बहुत ही कम हो गया, रेस्पॉन्स टाइम, और जॉब जो है वो क्विकली हो गया। यानी कि एट ए टाइम आप मल्टी टास्क जो है परफॉर्म कर सकते हैं, उसको जो है मल्टी प्रोसेसर में दिया गया। प्रोसेसर जितना ज़्यादा बढ़ेगा, टाइम शेड्यूलिंग वो जो है कम हो जाएगा।
जितना टाइम एक जॉब के लिए लग रहा था, एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, खत्म करने के लिए लग रहा था, वो टाइम जो है खत्म हो गया, क्योंकि मल्टी प्रोसेसर आ गए। पहले सिंगल प्रोसेसर था, बाद में कोर प्रोसेसर आ गए। तो कोर प्रोसेसर आने से जो है टाइम जो था, जॉब का परफेक्ट टाइम था, वो टाइम जो है वो कम हो गया। तो इसको बोलेंगे मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। नेक्स्ट फिर इंट्रोड्यूस हुआ डेस्कटॉप सिस्टम। डेस्कटॉप सिस्टम में जैसे बात करें, विंडोज की बात करें या मैकिन्टॉश की बात करें, उस समय पहले मैकिन्टॉश आया था। तो मैकिन्टॉश में डेस्कटॉप सिस्टम में जो है सीपीयू शेड्यूलिंग का काम या जॉब जो था, जॉब का शेड्यूलिंग का काम, वो बहुत ही इजीली होने लगा। और उस समय जो है मैक्सिमम टाइम दिया जाता था पेरिफेरल को। पेरिफेरल चीजें जो भी कनेक्टेड हैं सीपीयू के साथ, वो सारी चीजें अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाती थी। साथ में टाइम रेस्पॉन्स टाइम जो है वो बहुत ही कम हो गया। कोई भी टास्क को इतना वेटिंग स्टेट में नहीं रखा जाता था, इजीली जो है वो टास्क परफॉर्म होता था और इजीली जो है कंप्लीशन स्टेट में जाता था। तो डेस्कटॉप सिस्टम में दो चीज इंट्रोड्यूस हुआ, एक विंडोज इंट्रोड्यूस हुआ था, एक मैकिन्टॉश यूज हुआ था। मैकिन्टॉश जो है कोई भी टास्क को बहुत ही इजीली कर पाता था और रेस्पॉन्स टाइम जो है वो बहुत ही कम हो गया था। फिर नेक्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम जो है ये बहुत ही बेनिफिट वाला सिस्टम था। रिसोर्स शेयरिंग हो पाता था, चीजें जो है बहुत ही इजी हो गई थी। जैसे कि मान लीजिए, आपको एक एग्जांपल देते हैं ताकि आप चीजें जो है और भी बेहतर समझ पाएं। आप कभी इंटरनेट कैफे में गए हैं, तो इंटरनेट कैफे में मान लीजिए 25 कंप्यूटर है और वहां पे एक मेन कंप्यूटर होता है जहां पे वो कैफे का मैनेजर जो है बैठता है। तो अगर आप वहां पे देखिएगा तो सारे सिस्टम जो है इंटरकनेक्टेड रहते हैं, बट वहां पे कहीं भी एक प्रिंटर जो है अटैच नहीं होता है। मान लीजिए आपको कोई भी एक पेपर प्रिंट करना है, तो आपको जो है उसको बताना पड़ेगा मैनेजर को कि मुझे यहाँ पे 2 पेज प्रिंट करना है या ये चीजें प्रिंट करनी है। तो वो क्या करेगा, वहां से फाइल्स को ट्रांसफर करेगा अपने सिस्टम में, और अपने सिस्टम में जो है प्रिंटर कनेक्टेड रहेगा और वहां से वो प्रिंट करेगा। तो ये जो इंटरकनेक्टेड सिस्टम बन गया है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। अब डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम का बेनिफिट क्या हुआ कि प्राइस जो है वो रिड्यूस हो गया। इतने सारे सिस्टम जो है कनेक्टेड हो गए, तो जॉब जो है वो रिड्यूस हो गया, प्राइस जो है वो रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पे 2 टाइप्स के आते हैं, एक होता है पीयर टू पीयर कनेक्टेड और दूसरा होता है क्लाइंट सर्वर कनेक्टेड। नेक्स्ट यहाँ बात करें हम लोग क्लस्टर सिस्टम के बारे में। क्लस्टर सिस्टम में क्या था कि ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसर्स को इंक्लूड किया जाता था ताकि वर्क टाइम जो है वो रिड्यूस हो, रेस्पॉन्स टाइम जो है उसको रिड्यूस किया जाए। इसलिए क्लस्टर सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा सीपीयू को जो है, ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसर को इंक्लूड किया जाता था ताकि रेस्पॉन्स टाइम को जो है रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे हम लोग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जिसको हम लोग बोलेंगे आरटीओएस। आरटीओएस में देखा जाता था कि क्रिटिकल सेक्शन को, क्रिटिकल प्रॉब्लम को ज्यादा से ज्यादा टाइम दिया जाए, एज वेल एज उसमें देखा जाता था कि इंटरप्ट हैंडलिंग सही से हो पाए। ये था कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग इंटरप्ट हैंडलिंग को कम कर दें और ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है क्रिटिकल सेगमेंट, क्रिटिकल प्रोसेस को दिया जाए। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे हम लोग हैंड हेल्ड सिस्टम के बारे में। हैंडल सिस्टम्स आजकल ज्यादा से ज्यादा यूज हो रहे हैं। हम लोग बात करें पीडीए की, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट की बात करें, या टैब की बात करें, या स्मार्टफोन्स की बात करें, मोबाइल की बात करें, ये सभी जो है हैंडल सिस्टम है। पामटॉप की बात करें, ये सभी जो है हैंड में इजीली यूज कर पाते हैं और हम लोग पोर्टेबल है, कहीं भी ले जाके इसको यूज करते हैं। तो दैट आर कॉल्ड द हैंडल सिस्टम्स। ये थे कुछ इवोल्यूशन के बारे में। आइए हम लोग जानते हैं CUI और GUI के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे जानते हैं हम लोग CUI और GUI के बारे में। CUI जो है ये कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है और GUI जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। CUI और GUI की बात करें तो हर कंप्यूटर में या लैपटॉप में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद होते हैं। एक तो जो हम लोग विंडोज या लिनक्स जिस पे काम करते हैं, और दूसरा एक और ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब MS-DOS में वो जो है कमांड इंटरफेस है। 2 टाइप के कमांड होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये दोनों कमांड के बेस पे उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग यूज करते हैं। दूसरा आता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको हम लोग बोलेंगे विंडोज या लिनक्स के जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हैं। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में बेनिफिट्स क्या हुआ, बहुत सारे चीजें हम लोग को हेल्प मिल गई, सुविधा हो गई। यूजर जो है कहीं भी एक्सेस कर पाता था, किसी भी चीज को इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना, किसी भी प्रोग्राम को एक्सेस कर पाना, ये बहुत ही ईजी हो गया, सुविधा हो गया, और किसी भी प्रोसेस को इजीली कर पाना। ऐसे जो है बहुत सारे एडवांटेज निकल के आए जब हम लोग GUI पे यूज करने लगे। तो कुछ एडवांटेजेस के हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहला बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेशन इज मोर इंट्यूटिव एंड इजी टू लर्न। अब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में क्या था कि कमांड में, उसमें हम लोग कमांड्स को लर्न करने पड़ते थे कि ये इंटरनल कमांड है, ये एक्सटर्नल कमांड है, इस कमांड से ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब GUI में क्या आता है कि सिंपल आप जो है डेस्कटॉप ओपन कीजिए, फोल्डर्स दिखेंगे, फाइल्स दिखेंगे, एक सॉर्टेड ऑर्डर में सारा चीज दिखेगा, स्टार्ट बटन दिखेगा,
तो आपको पता है कि कहाँ पे क्लिक करने से क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो इतना इजी हो गया, लर्न करना इजी हो गया कि एक बार आपको अगर कोई चीज़ बता दिया जाए या जस्ट हैंडल कर दिया जाए कि नहीं भाई ये ऑपरेशन कॉपी के लिए होता है, तो यहाँ से ऐसे कॉपी किया जाता है या यहाँ से ऐसे पेस्ट किया जाता है, तो वो चीज़ें लर्न करना बहुत ही ईजी हो गया और हैंडल करना, कंप्यूटर हैंडल करना, ऑपरेट करना, ये सब चीज़ें जो है बहुत ही ईजी हो गई। दूसरा यहाँ बात करेंगे फाइल एक्सचेंजिंग विथ मेमोरी सिंक्रोनाइजेशन। फाइल एक्सचेंजिंग करना, जैसे कि मैं बता रहा था, कॉपी करना या पेस्ट करना या कोई भी फाइल्स को मूव करना फोल्डर्स में, ये सब बहुत ही ईजी हो गया GUI में। दूसरा है मेमोरी सिंक्रोनाइजेशन, ईजी हो गया। आपको पता चल गया कि किस ड्राइव में, किस जो पर्टिकुलर ड्राइव में कितना मेमोरी, कितना स्पेस हम लोग को फ्री है, कितना स्पेस दिया गया है, कितना फोल्डर्स वहाँ पे हम लोग कॉपी करेंगे। मतलब अगर वो फोल्डर या ड्राइव जो है, अगर वो ड्राइव बहुत ज़्यादा भर गया है तो उसको सिंक्रोनाइज करना या वहाँ पे स्पेस जो है खाली करना है, तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ही ईजी हो गई। कंप्यूटर को पूरा ऑपरेट करना जो है वो ईजी हो गया। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे एरर सिचुएशन कैन बी अवॉइडेड। अब CUI में क्या था कि मान लीजिए कुछ भी कमांड आप देते हैं और वहाँ पे एरर आता है, तो जब तक आप उसको सही कमांड नहीं देते हैं तब तक आप जो है पर्टिकुलर उस चीज़ को आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। कोई भी फाइल को एग्जीक्यूट कर रहे हैं या कोई भी कमांड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसके थ्रू, तो जब तक वो कमांड आप सही से नहीं लिखिएगा तब तक वो चीज़ें आप एक्सेस नहीं कर पाइएगा। बट GUI में क्या है कि कोई भी अगर एरर आ जाता है, मान लीजिए कोई सेटिंग में गड़बड़ हो गया है या कुछ फाइल मिसिंग हो गया है, तो आप उसको क्या करते हैं, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके मिनिमाइज कर देते हैं या तो फिर आप उसको क्लोज कर देते हैं। तो कोई भी GUI में इतना पर्टिकुलरली एरर आता है तो वो अवॉइड हो जाता है और आप जो है नेक्स्ट जॉब या नेक्स्ट टास्क को इजीली परफॉर्म कर पाते हैं। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे स्विच फ्रॉम वन टास्क टू अनदर। जैसे मैं बता रहा था कि मान लीजिए कोई एरर आ जाता है या आप मान लीजिए कोई गेम खेल रहे हैं, गेम खेलते साथ ही आप म्यूजिक जो है लिसन कर रहे हैं, तो आपको म्यूजिक प्लेयर से कुछ प्लेलिस्ट से आपको चेंज करना है, ट्रैक चेंज करना है, तो आप गेम खेलते हुए भी स्विच कर सकते हैं और वो ट्रैक को चेंज कर सकते हैं। गेम को पॉज मोड में रख के आप ट्रैक को जो है चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें कमांड प्रॉम्प्ट में या CUI में नहीं हो पाती थी, तो ये एक बेटर एडवांटेज है GUI का। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे फुल स्क्रीन इंटरेक्शन विथ इमीडिएट एक्सेस। अब CUI में क्या है कि जितना स्पेस आपको दिया गया है कमांड के लिखने के लिए, उतना ही स्पेस में आप जो है कमांड लिख सकते हैं। बट GUI में पूरा डेस्कटॉप, पूरा स्क्रीन जो है वो आपका किसी भी पॉइंट पे जाके आप राइट क्लिक करके वहीं से आप एक्सेस कर सकते हैं चीज़ों को। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ टास्क बार से एक्सेस करना है, आपको सिर्फ स्टार्ट बटन से एक्सेस करना है, आप कहीं भी किसी भी पॉइंट पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हैं या अनइंस्टॉल कर रहे हैं तो ये भी ईजी हो जाता है। सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करना वो भी ईजी हो जाता है। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हो गए GUI के, और दिन ब दिन जो है GUI में चीज़ें जो है, लुक जो है, अपीयरेंस जो है वो ज़्यादा बेटर हो गया, ग्राफिक्स ज़्यादा बेटर हो गया। जैसे जैसे विंडोज चेंज होते गए, वर्जन्स चेंज होते गए, जो ग्राफिक्स आया, जो अपीयरेंस आया, वो बहुत ही अच्छा नया लुक में देखने को मिला। तो ये तो थे एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। फिर भी अगर कहीं पे आपको डाउट हो, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं उसको जरूर जो है आपको सॉल्व कर दूंगा। वीडियो कमेंट देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।